और जहाँ तक मैं कहता हूँ कि हॉस्पिटल्स के अंदर बार बार कई सालों से इस तरीके की बात आती गई कि बाउंसर्स लगाए जाए, चौकीदार लगाए जाए, पुलिस की पिकेट्स लगाई जाए, सरकार की कान के ऊपर जू नहीं रही। इस हादसों को अब देखते हुए ये जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल पे हैं यहाँ पे, और बिल्कुल ठीक है कि हमें भी दर्द होता है कि हम भी इमरजेंसी को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हम ये सेवा के लिए बने हैं, डॉक्टर बना काय के लिए, सेवा के लिए बने। पर इस तरीके से हादसे होते चले जाएंगे, एक डर डॉक्टरों के बीच में जो डर पैदा हो गया है वो एक गंभीर डर है। और ये बच्चे, हमारे बच्चे भी डॉक्टर हैं, ये बच्चे कैसे काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, कभी भी नहीं काम कर पाएंगे। और ये बच्चे इस हॉस्पिटल के अंदर लगभग 5000 डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ काम करता है। 5000 रेजिडेंट डॉक्टर्स, फैकल्टी के डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ इस हॉस्पिटल में काम करता है। आप सोच के देखिए कि इन स्टाफ के साथ साथ रोज का लगभग 5 से 7 हज़ार पेशेंट आना और जाना रहता है। तो कहाँ सिक्योरिटी है इस हॉस्पिटल में? या तो एक पूर्ण रूप से पुलिस स्टेशन होना चाहिए और रात दिन ड्यूटी होनी चाहिए। मेरा तो अनुरोध, चाहे वो एलजी के साथ हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर के साथ हो, और यहाँ तक कि भी मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि हेल्थ के इशू के अंदर किसी भी देश का स्वास्थ्य और उसको कार्य करने वाले का स्वास्थ्य खराब रहेगा, अगर उसके अंदर डर रहेगा तो उसका देश का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं हो सकता। जैसा कि मोदी जी कहते हैं स्वास्थ्य के लिए, तो मेरा भी उनसे एक ही कहना है कि इन बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को सुरक्षित करें, सेव करें। कि जैसे बच्चे अगर ये सेफ नहीं होंगे तो मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए स्टूडेंट नहीं आएंगे, आगे आपको डॉक्टरों की कमी हो जाएगी। आप ये मत सोचें कि बच्चे ये डरे नहीं रहेंगे, ये डरे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए, ठीक है हमारे को भी है, पर मरीज भी क्या सोचेगा। आज अगर अखबार में इतनी न्यूज़, हर अखबार में है, और आपके माध्यम से सब जगह ये बात पता लगेगी कि किसी भी हॉस्पिटल में गोली चलेगी, तो आप खुद सोचें कि कैसा ये समझ में होगा कि कैसे ये बात होगी। तो मैं फिर दोबारा से आपके माध्यम से सरकार को, पुलिस को, पुलिस कमिश्नर को और इस जीटीबी अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन को अनुरोध करूंगा कि इस हादसे को दोबारा ना हो। ऐसे अस्पतालों में पूर्ण रूप से इन बच्चों की सिक्योरिटी, स्टाफ की सिक्योरिटी, नर्सेज की सिक्योरिटी और जो भी पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है सबकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। जिस तरीके से देखा जाए एमएस जो सिक्योरिटी है, क्या उसकी बर्खास्त की भी मांग की जा रही है? पिछले 15 साल से ब्लैक लिस्ट में, फिर भी उन्हीं को टेंडर दिया जाता है, क्या उसके लिए भी कुछ कहेंगे? टेंडर की जो प्रक्रिया है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक बहुत ही गलत प्रक्रिया रखी गई है। पीछे आपको भी याद होगा कि हमने जगह पे इस हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल में ही हादसा हुआ था, बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उसके बाद जब सत्येंद्र जैन जी हेल्थ मिनिस्टर थे तो बाउंसर्स रखने की बात आई। आप देखें कि लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के अंदर और जग प्रवेश के अंदर एक पीछे 2 साल पहले हादसा हुआ। एक डॉक्टर के पीछे 50 लोगों का मौत, फीमेल डॉक्टर रात को डिलीवरी कर रही थी। वहाँ पे जो गार्ड था ड्यूटी पे, उसकी उम्र लगभग 65 साल की थी। वो क्या लड़ेगा और क्या करेगा? तो ये मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का दोष है, चाहे वो एमएस का दोष है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का दोष है, चाहे वो सिक्योरिटी लगाने वाले का दोष है। दोष तो है। प्रेसिडेंट आईएमए ईस्ट दिल्ली ब्रांच, मैं आईएमए ईस्ट दिल्ली ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और मैं, क्योंकि ये एरिया हमारी जुरिस्डिक्शन में आता है, आईएमए ईस्ट दिल्ली में ही आता है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर देखो, बच्चे पढ़ने आते हैं, सारे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, दिल्ली के भी होते हैं, बाहर से भी आते हैं, और उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर सारे स्टूडेंट्स होते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पीजी होता है। और अगर इन बच्चों के सामने कोई ऐसे शूटिंग होती है
तो उन बच्चों के ऊपर या उनके पेरेंट्स के ऊपर आप सोच सकते हैं कि क्या असर पड़ेगा। पेरेंट्स तो बेचारे इस समय इतना इनसिक्योर होंगे कि हमने अपने बच्चों को इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम कितना डिफ़िकल्ट है, उसको क्लियर करके हुए बच्चे हमारे जीटीबी हॉस्पिटल यूसीएमएस में पढ़ने आए हैं। उनकी ड्यूटी हो 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर में उनकी ड्यूटी होती है। इसके अलावा जब नीट पीजी क्लियर कर लेते हैं इसके तब उनको हॉस्पिटल में वार्ड्स पे ड्यूटी होती है और ड्यूटी के टाइम पे उनको सारे काम करने होते हैं, वही उनका सीखने का टाइम होता है। और उस टाइम अगर ऐसा इंसिडेंस हो जाए जिसमें कि आपके सामने कोई राइफल लेकर आ जाए तो उनके पेरेंट्स को और उन बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी। साथ में यहाँ पर सिस्टर्स का भी एसोसिएशन है, वो सिस्टर्स वहाँ पर काम कर रही थी। मैंने ये सुना है कि उस समय जो बच्चा वहाँ पर एक फर्स्ट ईयर पीजी ड्रेसिंग कर रहा था उसको खींच के अलग हटा दिया गया और उसके बाद में उसको शूटिंग की, उसने मर्डर किया है। ये बहुत ही खराब। उस बच्चे की आज सोचिए जो फर्स्ट ईयर पीजी था उसके इस समय मेंटल स्थिति क्या होगी और उसके साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटल स्थिति क्या होगी। तो ये बात सरकार को बिल्कुल सोचनी चाहिए कि वो ऐसी स्थिति में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कैसे काम करेंगे, कैसे सीखेंगे। वैसे भी हम लोग मौत से और ज़िंदगी से जूझ रहे होते हैं। हर समय यही एक रहता है कि अब इमरजेंसी में पेशेंट्स आ रहे हैं, इमरजेंसीज डील कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो इस कंडीशन में जूझ रहे होते हैं। इसके अलावा एक ये अलग से मेंटल प्रेशर आ जाएगा सारे स्टूडेंट्स के ऊपर कि कभी पता नहीं कहीं कोई ऐसा कोई इंसिडेंस ना हो जाए। तो एक तो वो प्रेशर है। इसके अलावा आपने वैसे ही जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लास्ट वीक भी एक इंसिडेंस हुआ है, तो वो अभी 5 दिन भी नहीं हुए हैं। तो हमारी सेफ्टी कितनी अच्छी सेफ्टी है तो दिख रही है ना साफ साफ। 5 दिन के अंदर ये दूसरा इंसिडेंस हो गया है और इसके लिए मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि कम से कम यहाँ पर एक तो बैरिकेड्स, पुलिस बैरिकेड्स होने चाहिए, साथ में जो बाउंसर्स होने चाहिए और जो भी वार्ड्स है वहाँ पर पूरी सेफ्टी का इंतजाम होना चाहिए। स्पेशली जो हमारे गायनिक वार्ड हैं, इमरजेंसीज हैं, पीडियाट्रिक वार्ड है, वहाँ पर सेफ्टी का पूरा इंतजाम होना चाहिए। बाकी सारी जगह ही होना चाहिए तो जिसमें कि सिस्टर और जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो सुरक्षित रहें। जो उनकी सुरक्षा हमारी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए हमारा आईएमए जो है पूरा हम लोग अपनी तरफ से पूरा बच्चों को सब यहाँ के जो भी नर्सेस एसोसिएशन है या जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है उनको हम पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी ना हो तो वो अपना पॉइंट रखें। और हाँ, गवर्नमेंट से भी मांग करती हूँ, एलजी से भी मांग करती हूँ कि इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जाए क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, खुद ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो वो कैसे मरीजों की सेवा करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि जो ये जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं इनकी ड्यूटी आवर्स 24-48 आवर्स होते हैं, कंटिन्यूसली दे आर डूइंग ड्यूटी और इनको मतलब दे आर रनिंग वन आफ्टर अदर। तो इतनी कंटिन्यूस ड्यूटी में अगर ये भी एक इंसिडेंस आ जाएगा, वैसे ही टायरिंग हो जाता है और ऐसे कांड होने लगेंगे तो उनके मेंटल टॉर्चर कितना है। ऑलरेडी वो मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे होते हैं और साथ में ये भी आ गया है। आप प्लीज़ इन सबका देखिए कि कैसे करना है। हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है सोचना कि इन बच्चों के लिए हमें क्या जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी का पूरा इंतजाम होना चाहिए। यही मैं मांग करना चाहती हूँ। धन्यवाद। एएमएस जो है पीडब्ल्यूडी है उनकी कहीं ना कहीं जो है देखा जाए अस्पताल के मामले में लापरवाही निरंतर चलती आ रही है और उसको इग्नोर किया जा रहा है सरकार के माध्यम से भी और शासन के माध्यम से भी। क्या उसमें भी कुछ कहेंगे? 2 दिन पहले ही इंसिडेंट हुआ है परावा वाले में ऐसा बताया गया है। क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी पुलिस प्रशासन को कि भाई इस तरीके के सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जाए? वो तो यहाँ का जो जूनियर डॉक्टर है वही बताएंगे कि उन्होंने क्या इंतजाम किया क्योंकि अभी तक जो लास्ट वीक में जो इंसिडेंस हुआ है वहाँ के लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब अभी वो काम एक्टिवली हो ही नहीं रहा है। मैडम जिस तरीके से कि यहाँ की जो एमएस है इतनी बड़ी घटना हो गई और एमएस का कोई रोल नहीं है तो उसमें आईएमए क्या एक्शन लेगा एमएस के खिलाफ? आईएमए कोई एक्शन नहीं ले सकता लिखेगा और इसके लिए हम लोग अभी तैयारी करा ली है। डॉक्टर साहब भी यहाँ पे हैं, डीएमए से भी डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर भी डीएमए से हैं। तो एक लेटर एलजी को लिखा जाएगा एमएस की कार्रवाई ना लेने के लिए और हम उनकी ट्रांसफ़र की तो मांग करेंगे ही करेंगे। साथ में हेल्थ मिनिस्टर हो और सेंटर को भी और पुलिस को भी आज 5 जगह लेटर चले जाएंगे और एक यही मांग होगी कि सबसे पहले ये प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक किया जाए और कोई भी दोषी है, चाहे वो एमएस है चाहे कोई भी है, मैं भी हूँ तो
कोई बात नहीं, आप मुझे करिए अगर पर एक्शन लेना बहुत जरूरी। सर आप देखा जाए तो पिछले 20 साल से एक ही सिक्योरिटी सिस्टम है, आप एक बैग भी नहीं खरीद सकते अगर उसकी अच्छा है वो बैग। पर यहाँ पे क्या होता है कि टेंडर में अगर आपने जैसे कि इन्होंने फिक्स किए हुए एक गार्ड के 18,000 रुपये, 12,000 रुपये या 14,000, जो वो सिक्योरिटी वाला है सिग्नेचर तो वो 18,000 रुपये ही लेता है, पर जो उनका एजेंट होता है, जो उसका वो सुपरवाइजर होता है, तो यहाँ पे आके एक डिफेक्ट आ जाता है कि भी एक मजदूर है, बुजुर्ग आदमी है, और उसी में इनको एक क्राइटेरिया फिक्स करने चाहिए कि एज क्या होनी चाहिए, उस बंदे का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। जैसे कि पुलिस में भर्ती होती है तो हर व्यक्ति की फिटनेस देखी जाती है। जीटीवी में आप गार्ड जाके देखोगे, लेबर रूम के आगे जो गार्ड है 60 साल का बुजुर्ग आदमी है। तो वही आपका कहना यही है कि अगर जब भी सिक्योरिटी की भर्ती हो डायरेक्ट भर्ती हो, किसी एजेंसी के थ्रू ना हो। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, और हॉस्पिटल को खुद अपने डिपार्टमेंट की तरफ से रखना चाहिए, उनके ही पुलिस की तरफ से होनी चाहिए। ये सिक्योरिटी ऐसे होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक है। एक सवाल सर ये है कि ये जो अस्पताल प्रशासन है या यहाँ जो भी कर्मचारियों की एजेंसियाँ काम करती हैं, ये हादसा होने के बाद क्यों जागती हैं? आज जैसे सभी इसके पास सिक्योरिटी गार्ड के पास मेटल डिटेक्टर भी है, पुलिस ने पूरे दिन दी, अब लेकिन दोपहर में पुलिस भी जा चुकी है, ठीक है, और उसके बाद अस्पताल प्रशासन से तो कोई जवाब मिलता ही नहीं है किसी को भी। डॉक्टर भी सुबह से लग रहे हैं, नर्सेज एसोसिएशन वाले भी। यहाँ मरीज सुबह से पर्चा बना नहीं, इलाज हुआ नहीं, सब लौट के चले गए। कई मरीज ऐसे भी थे जिन्हें बहुत गंभीर बीमारी थी, उनको भी इलाज नहीं मिला और वो लौट के जा रहे हैं। तो इसको लेके क्या कहना है कि बाद में क्यों जागा जाता है? हमें भी दुख है कि हमें आज सड़क पे आना पड़ा। ये बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पे, ये बच्चे हड़ताल करने के लिए नहीं आए, सीखने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। परंतु ये हादसा, जैसा कि आप ही खुद कह रहे हो कि 20 साल से एक एजेंसी कार्य कर रही है। नहीं सर, हम नहीं कह रहे, ये आपकी देखरेख में चल रहा है सारा काम। आईएमए और डीएमए की देखरेख में चल रहा है। आईएमए डीएमए देखता नहीं है, आईएमए डीएमए इनको संज्ञान में तो सर संज्ञान में है, संज्ञान में सर आप क्वेश्चन से बचेंगे नहीं सर। हम लोग एजेंसी को नहीं डिप्यूट करते, आईएमए कहीं भी डिप्यूट नहीं करता है। हम लोग ऐसे हादसे होते हैं तो इनको वार्न करते हैं। आईएमए का काम या डीएमए का काम सिर्फ इतना ही है कि हम इन डॉक्टर्स के लिए, इन पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कहीं भी कुछ इस तरीके की बात होती है उसको डालें। हमें सिक्योरिटी के लिए हमने बहुत बार हेल्थ मिनिस्टर को भी कहा, जो बाउंसर्स लगे थे यहाँ पे पीछे, सत्येंद्र जैन जी अब हेल्थ मिनिस्टर थे, उसके अंदर भी क्या हुआ कि टेंडर वाली प्रॉब्लम आई। तो ऐसा ना कहें कि आईएमए डीएमए का ठीक है, हमें इमरजेंसी बंद करने के लिए दुख होता है क्योंकि हम डॉक्टर बने सेवा करने के लिए बने। सर अब अपना अगला कदम क्या रहेगा? ओपीडी चलेगी, इमरजेंसी बंद रहेगी, आप अपना एक स्टैंड बताइए क्या रहेगा हॉस्पिटल? तो कोई भी इनके लिए ओपीडी न चलाने के लिए है, ना किसी चीज़ को करने के लिए है। आश्वासन हमें 3 दिन पहले भी सरकार ने, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था, और उस पेपर के ऊपर भी एग्रीड करके लिख दिया गया। और जबकि मैंने इनको उस वक्त पे ये बात तय हुई थी कि 24/7 जो सिक्योरिटी है पुलिस की, जैसे आप बैंक में देखते हैं, कभी बैंक में एक पुलिस वाला दिया जाता है जो बीट कांस्टेबल होती है, उसकी ड्यूटी होती है, पर वो अपनी अटेंडेंस बैंक के रजिस्टर पे लगा के आता है, जिससे कि ये पता होता है कि इस बैंक के अंदर वो आया। इसी तरीके से मैंने भी पिछली बार जब यहाँ आया था तो ये कहा था कि पुलिस वाला, पुलिस पर्सनल, कांस्टेबल हो, कोई भी हो, अगर वो कैजुअल्टी में पोस्टेड है तो कैजुअल्टी में अपनी अटेंडेंस लगाएगा, लेबर रूम के पास पोस्टेड है तो लेबर रूम के पास लगाएगा। अगर किसी वार्ड में या किसी गैलरी में, आप ILBS में जाके देखिए, कोई एक टाइम बंधा हुआ है कि 4 बजे से 6 बजे तक मरीज मिल सकते हैं, वहाँ प्रॉपर गार्ड होते हैं, प्रॉपर सब कुछ होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं ऐसा हादसा होता? क्यों नहीं 10 लोग? आप भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, मेरे पास मीडिया वालों का फोन आता है कि डॉक्टर साहब मैक्स में मेरा पेशेंट भर्ती है, मुझे अंदर जाने के लिए। तो क्यों? अगर वहाँ शक्ति हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं शक्ति हो सकती? डॉक्टर नीलम मेघी, मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से हूँ। मैं एडिटर हूँ और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन।
देखिए इस यहाँ पे ना दो इश्यूज हैं। एक तो है कि सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स, स्टाफ एंड पेशेंट्स, और दूसरा जो पेशेंट्स भी वायलेंस करते हैं। दो इश्यूज हैं हम लोगों के। जो डॉक्टर्स हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स आज स्ट्राइक पे हैं, 5 दिन पहले वो इसीलिए स्ट्राइक पे थे कि पेशेंट्स ने उनके साथ वायलेंस किया, हाथापाई करी। आपको पता है इमरजेंसी में जैसे बताया कि सीरियस पेशेंट आते, हर कोई तो ठीक हो नहीं सकता, अपनी तरफ से सब कोशिश करते हैं बच्चे। और ये जितने रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं 70% हर हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी हैं ये लोग। सारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इन्हीं बच्चों के ऊपर, इन्हीं रेजिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर चलती हैं। तो ये रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं 48 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो इन लोगों की बच्चों की सिक्योरिटी होना एक तो बहुत बड़ा इशू है। आप लोग भी अपने अपने बच्चे, आप लोगों के भी बाहर पढ़ने जाते हैं, आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो कितनी इनसिक्योरिटी होती है अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाए। तो इन बच्चों के भी दूर दूर से आके ये लोग पढ़ते हैं, तो इन लोगों के बच्चों के पेरेंट्स भी कितने इस टाइम इनसिक्योर फील कर रहे होंगे। एक तो ये इशू है कि हम लोगों डॉक्टर्स की सिक्योरिटी जरूरी हम लोगों को चाहिए, और इसके लिए हम लोग काफ़ी टाइम से सरकार से एक सेंट्रल लॉ की डिमांड कर रहे हैं, सेंट्रल लॉ अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। जो वायलेंस जगह जगह होती है, अगर हम सब डॉक्टर भगवान तो है नहीं, इंसान है, कोशिश कर सकते हैं बचाने की, हर मरीज को नहीं बचा सकते। अगर हम बचा सकते तो हमारे डॉक्टर्स की खुद की तो डेथ होती ही नहीं ना, अपना हमारे घर वालों की तो डेथ होती ही नहीं, सबको तो नहीं बचाया जा सकता ना। तो कोशिश कर दी जाती है, पर अगर कोई हादसा हो जाए तो पेशेंट एकदम वायलेंट हो जाता है। आजकल ये इतना ज़्यादा हो गया कि हर हफ्ते देश के किसी न किसी कोने से हमें वायलेंस की खबरें आती हैं कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस कर दी पेशेंट्स ने और उनके रिलेटिव्स ने। तो ये 23 स्टेट्स में ये कानून है डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस के लिए। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सेंट्रल लॉ की मांग कर रहे हैं बहुत टाइम से कि एक सेंट्रल लॉ होना चाहिए वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। जो भी पेशेंट या उसके अटेंडेंट वायलेंस करें उनके अगेंस्ट तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, तुरंत उन पर एक्शन होना चाहिए। और दूसरा, आज जो इंसिडेंट्स अब जो हुआ है वो एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी की बात है कि आप लोकल सिक्योरिटी अपनी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट्स भी इवन सेफ नहीं, तो नेचुरली एक कोई भी जगह है आप पेशेंट्स की अटेंडेंस को अलाउ करते हैं, लेकिन आपको लिमिट करना पड़ेगा उस चीज़ को। लोकल आपकी सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ेगी और उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत होगा। ये जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है। IMA DMA हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि इन लोगों की सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग उनके और ये बाकी डिटेल आपको उन लोगों ने बताई है, ये बच्चे भी बताएंगे। बस आपसे ये हमारी सरकार से यही डिमांड है कि सेंट्रल लॉ लाए जिससे कि लोगों में एक भय हो कि हमको वायलेंस नहीं करनी है। वायलेंस किसी चीज़ का नहीं है, बाकी आपको पता है बहुत सारी कोर्ट है, अगर किसी को लगता है डॉक्टर ने गलत किया तो कोर्ट में जा सकते, कंप्लेन कर सकते, पर वायलेंस किसी चीज़ का आंसर नहीं। मैडम, सरकारों से आपकी बात हो रही है, पिछले कितने टाइम से बात हो रही है, आपकी बात क्यों नहीं मानी जा रही है? ये हमारी बात कई सालों से 2, 3, 4, 5 सालों से चल रही है। बीच में एक उन्होंने कोशिश भी करी थी और प्राइवेट उसमें पार्लियामेंट में प्राइवेटली भी ये प्रेजेंट किया गया था, पर सरकार ने इसको नहीं माना। तो एक MP के थ्रू ये प्राइवेट बिल भी लाने की कोशिश की गई, पर इसको सरकार ने नहीं माना। तो हम लोगों की यही डिमांड है, अगर देखिए किसी भी देश की तरक्की 2 चीज़ पे निर्भर करती है, उसकी एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पे। अगर हमारी देश की एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हमारा देश प्रोग्रेस नहीं करेगा। ये हमारे देश का भविष्य है। ये बच्चे अगर ये आज डर जाएंगे तो आप सोचिए कि क्या ये लर्न करेंगे और किस तरह से ये आगे के डॉक्टर बनेंगे। डर डर के चीज़ें लिखेंगे, जो नहीं टेस्ट लिखने वो भी एक्स्ट्रा लिखेंगे। तो ये आपका डर कब तक खत्म हो जाएगा? जब सरकार से हमारी डिमांड है, हम बार बार कहते हैं सरकार से कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, लॉ लेके आना चाहिए। नहीं लेके आएंगे फिर हमें दूसरे तरीके अपनाने। चलिए नेक्स्ट,
मैं डॉक्टर रजत शर्मा, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आपको आज मैं संज्ञान में दिलाना चाहता हूँ किस तरह की चीज़ें घटनाक्रम हो रहा है जीटीबी अस्पताल के अंदर। आज से 4 से 5 दिन पहले 40 से 50 लोगों का झुंड धारदार हथियार चाकू लेकर अस्पताल के अंदर घुसता है सुबह और रेजिडेंट डॉक्टर को धमकी देता है कि आप अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो आपको यहीं के यहीं काट डालेंगे, अगर आप बाहर निकले तो बाहर काट डालेंगे। इस तरह की चीज़ें, इस तरह चेहरे पर एसिड फेंक देंगे। फीमेल डॉक्टर हमारे डॉक्टर दहशत में आ गए। उसके बाद 4 से 5 घंटे तक उन्होंने खुद को कमरे बंद रखा। वो अभी भी उस टाइम पर डरे हुए थे कि हम बाहर निकलेंगे तो मार देंगे। इस तरह दहशत का माहौल, इस तरह दहशत का माहौल था। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने डिसाइड किया इस तरह के घटनाक्रम के बाद हम लोग अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते, इतना डरते हुए हम अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते। हमने स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया, हमने 1.5 दिन तक स्ट्राइक किया। हम गए प्रशासन के पास मिलने के लिए, प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया। प्रशासन ने हमें बोला कि हाँ आपकी मांगे एग्रीड है, ये सब तरह की बात है। हमने बोला ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी मूलभूत जो सुरक्षा सुविधाएं वो प्रोवाइड की जाए। और उसी टाइम पर ACP साहब भी वहाँ पर थे, SHO साहब भी वहाँ पर थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जीटीबी अस्पताल के अंदर जो भी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी है हमारी है, हम ऐसे मैटर्स को डेली टैकल करते हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हम मान गए। लेकिन हमें 3 दिन बाद पता चलता है वो मानना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी। क्यों? शाम को 4 बजे दिन दहाड़े अस्पताल में कोई गोली मारकर चला जाता है। पुलिस को 3 दिन पहले नोटिफाई किया गया कि हमारी जान खतरे में, मरीजों की जान खतरे में, अस्पताल में सिक्योरिटी नहीं है। दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आई रिक्वेस्ट LG साहब कि इस तरह की पुलिस प्रशासन जो आपके अंडर में है, ये जीटीबी अस्पताल का किस तरह से यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें बोला गया, उस टाइम पर थे यहाँ पर SHO साहब भी थे, ACP साहब भी थे। उन्होंने बोला कि हम जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं आपके, उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। पहले तो हमने बोला कि हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स ही कम है। जीटीबी अस्पताल को ईस्ट दिल्ली का जो बहुत ही वल्नरेबल और बहुत ही ऐसा पॉपुलेशन सबसेट को कैटर करता है जहाँ पहले से इतना जो है वायलेंस और क्राइम की घटनाएं आती रहती हैं, ये सब आपको विदित है। उसके बाद भी हम लोग यहाँ सिक्योरिटी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ सर्विसेज। वहाँ पर जीटीबी अस्पताल को पूरे दिल्ली, ईस्ट दिल्ली का एम्स बोला जाता है। अब एम्स की आपको कंडीशन बताता हूँ। एम्स में 3 लेयर सिक्योरिटी है, जीटीबी अस्पताल में 1 लेयर सिक्योरिटी। उसमें 90 से 120 गार्ड्स हैं, जिनमें से आधे ही प्रेजेंट रहते हैं। और जो आधे प्रेजेंट हैं वो भी 60-55 साल के। आप जाएंगे तो आप देखकर बता नहीं सकते कि हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब उनको बताया गया कि आप हमारी हेल्प करिए, सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेन करिए, उन्होंने बोला हम ट्रेन करेंगे। ये सब हुआ, अभी तक सिर्फ उस दिन की बात थी और आज की बात है। कोई सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बात नहीं हुई, जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर से उनसे किसी तरह की बात नहीं की गई पुलिस के द्वारा। सिर्फ हमें झूठा आश्वासन दिया गया। एम्स में 500 सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पर 90 से 120 फंक्शनल है। इतना बड़ा अस्पताल है, 7000 लोग यहाँ पर डेली का आते जाते रहते हैं। उसके लिए क्या सिर्फ आप बताइए 100 जो लोग हैं, 7000 डिवाइड बाई आप करिए 100, क्या एक गार्ड 700 लोगों पर कंट्रोल कर सकता है? मैं LG साहब को बोलूँगा कि आप इस बात पर ध्यान रखें, दिल्ली गवर्नमेंट को बोलूँगा कि आप वहाँ पर बैठे बैठे। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि आप स्ट्राइक, आपने 3 दिन पहले स्ट्राइक किया, वापस स्ट्राइक कर रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ, आप मीडिया कर्मी हैं और सारी जो लोग देख रहे हैं, आप जिस वर्क प्लेस पर जाते हैं, आप अपने काम के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने एक शपथ ली है कि हम जो है मरीजों की जो है पूरी तरह से सुरक्षा करेंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा कौन करेगा? ये तो पूरे प्रशासन की और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप हमें लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो अब हमें खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। हम कैसे कर सकते हैं अपनी सुरक्षा? हमें मजबूरी स्ट्राइक पर जाना पड़ा है। आप ये समझिए, हमें कोई शौक नहीं है बार बार स्ट्राइक पर जाने का। जब आपको ये पता हो कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं और अगले दिन आप जिंदा वापस नहीं लौटेंगे, इस तरह की दहशत में रेजिडेंट जी रहे हैं और कल के इंसिडेंट के बाद पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज है। ये आप सबको मैं एक सवाल ये है कि जैसे अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या इमरजेंसी सेवाएं भी रोक दी जाएंगी? देखिए, इमरजेंसी सेवाएं अभी बाधित करने का हमारा किसी भी तरह का कोई भी इसी तरह का डिसीजन नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है, देखिए हम कोऑपरेटिव हैं, हम ये चाह के चल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी बातें सुनेगा। हम मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी हाथ बंधे हुए हैं, तो जो दिल्ली सरकार है और जो LG साहब है वो हमारी मांगों को सुनेगा। क्या आपको पता नहीं है कि दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के अधीन है, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। केंद्र सरकार
कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ जो घटनाएं हो रही हैं दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? देखिए आप मेरी बात सुनिए। मैंने बोला है कि दिस इज अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। SHO साहब, ACP साहब को 3 दिन पहले नोटिफाई कर दिया गया, उसके बाद भी ये घटना हो गई। तो आप बताएं, अगर इस तरह की घटना है तो कौन मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ और मरीजों की हेल्प करने के लिए, मरीजों को अपनी सुरक्षा सुविधाएं देने के लिए। मुझे नहीं मतलब है कि कौन जिम्मेदार, मुझे ये पता है कि पुलिस का ये फेलियर है। हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, दिस इज सिक्योरिटी इज बेयर मिनिमम वी आस्क फॉर। सर वी वर्क 6 आवर्स 12 आवर्स 24 48 आवर्स। क्या हम अपनी मूलभूत सुरक्षा सुविधाएं भी नहीं मांगे? आप कौन जिम्मेदार है सर, आप बताएं। अभी जो है वो अस्पताल प्रशासन से आपके पास लेटर आया था, फिर आपने भी जवाब दिया, तो ऊपर कुछ बात हुई है? हाँ, उन्होंने साफ मना कर दिया है नीचे आपके हमसे बात करने के लिए। चलिए नेक्स्ट और किसी को? अरे यार नेक्स्ट किए जा रहे हो, क्या खत्म करो, बोलने तो दो सर पूरा। बोल थोड़ा सा दोबारा से इंट्रोडक्शन। मैं नितेश कुमार, डॉक्टर नितेश कुमार, मैं XRD प्रेसिडेंट हैं, अभी RD रिप्रेजेंटेटिव। जैसा अभी मेरे सहपाठी डॉक्टर रजत ने बताया कि कैसे अभी 3-4 दिन पहले की ये इंसिडेंट था, उस समय भी हम लोग ऊपर गए और हमारी बड़ी सिंपल सी मांग थी कि हर जगह पे जो भी ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहाँ पे स्टील डोर्स होने चाहिए, स्टील के प्रॉपर डोर्स होने चाहिए। सिक्योरिटी हमारे पास जो अभी सिक्योरिटी थी उस टाइम पे उसको डबल करने की बात की गई थी। हॉटस्पॉट एरिया जो कि जैसे CLR है, गायनी कैजुअलिटी है, सर्जरी इमरजेंसी है, इन सब जगहों में उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, वो अग्री भी हुए थे चीज़। और कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ें भी थी, जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम था, ताकि जो मरीज़ के साथ जो लोग आते हैं उनको वार्ड्स के पास ना बैठाकर बाकी कहीं और बैठाया जाए और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से उनको ज़रूरत पे बुलाया जाए। एक मरीज़ के साथ 2 रिलेटिव्स को हमने एंट्री की बात की गई थी, ये सारी बातें हमने की थी। और क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाने की बात की गई थी, इसमें CMO, CCMO और दिल्ली पुलिस के अधिकारी, इन लोगों को इन्वॉल्व करने की बात की। ये सब मिनट्स ऑफ मीटिंग में पेपरों पे आया था। उन्होंने बोला था कि अभी हम 1-2 महीने के अंदर ये सब कुछ हम लेकर आएंगे और अभी सिक्योरिटी हम आपकी हॉटस्पॉट एरियाज में डबल कर देंगे। बट जो WPMS की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्हीं की सिक्योरिटी को उन्होंने बोला कि यही सिक्योरिटी का कंटिन्यू करेंगी। अभी उन्होंने उसको हटाने की कोई बात हमसे नहीं की थी, कि हमारी डिमांड ये भी थी उस समय कि ये सिक्योरिटी एजेंसी सफिशेंट नहीं है हमारे हॉस्पिटल के लिए। हमारा हॉस्पिटल जैसे कि आप समझ सकते हैं ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा थिएटर, 7000 OPD के पर्चे कटते हैं डेली हमारे यहाँ लगभग, और 1500 बेडेड हॉस्पिटल है। तो हमें इस वजह से हमने बताया था कि ये सिक्योरिटी एजेंसी की सक्षम नहीं है इसको संभालने के लिए। और इसी बात को उन लोगों ने कुछ मैनिपुलेटिव तरीके से हमें बोला गया कि हाँ ठीक है, सब हो जाएगा, ये कर दिया जाएगा, हो जाएगा, और इसकी वजह से हमने स्ट्राइक बंद कर। हमें ये सब भी बताया गया था कि ACP ट्रेन करेंगे हमारे गार्ड्स को, और ACP पुलिस पेट्रोलिंग के लिए अलाउ नहीं किया था कि हर 4 या 5 घंटे में पुलिस पेट्रोलिंग हमारे कैंपस में की जाएगी। अब ये सब होने के बाद आप देखिए 3-4 दिन एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ। सबसे बड़ी जो इसमें दिक्कत ये है कि कोई फायर आर्म लेके, बंदूक लेके एंटर कर जाता है, और इमरजेंसी एरिया नहीं, मतलब हॉटस्पॉट एरियाज भी बल्कि वार्ड्स एरिया जो बिल्कुल शांत एरिया होते हैं, वहाँ पर तो जाके 4th फ्लोर चढ़ के शूट करके और वापस आके निकल के चला जाता है। हमारे जबकि हॉस्पिटल के अंदर भी पुलिस प्रशासन की एक कैबिन है उनका, उसके बाद भी उसको कोई पकड़ नहीं पाता। ये उसके बाद जाके मतलब ये इंसिडेंट के आधे घंटे बाद सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं वार्ड 24 में इंसिडेंट हुआ, और जो अननोन पर्सन जो फायर आर्म लेके आया था उसने उसको मारा जिसको मारने भी नहीं आया, वो किसी और को मारने आया। वो पेशेंट अभी भी यहाँ पे एडमिटेड है, वो जेल वार्ड, यहाँ पे दूसरा वार्ड जो है वहाँ पे एडमिटेड है। तो मतलब अब आप देखिए जैसे पिक्चर फिल्म में होता है उस तरह से हो रहा है कि कोई भी आएगा किसी को भी मार के चला जाएगा। तो मतलब ये ऐसा दहशत बन गया है अभी कल से, मुझे लगता है कि सारे रेजिडेंट, और जिस रेजिडेंट को वो पट्टी कर रही थी जो वहाँ पे फीमेल हमारी रेजिडेंट थी, उसको जिसको ड्रैग करके हटा के और उसको गोली मार दी गई। आप समझिए उसका मेंटल स्टेट क्या हो। अगर एक मिस फायर हो जाता या कुछ और हो जाता तो उसकी जान जा सकती है। वो घर पे अभी मेंटल ट्रोमेटाइज्ड है। अब ऐसी सिचुएशन में बताइए कि एक डॉक्टर, एक नर्सिंग स्टाफ कैसे काम करे, बाकी जो मरीज हैं वो भी ट्रोमेटाइज्ड है उस वार्ड के। अगर कुछ फोटोज विजुअल्स अगर आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसे इस तरीके से कैसे हो रहा है। मतलब
ये क्या इस दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है? ठीक। तो मैं जितेंद्र कुमार, प्रेसिडेंट नर्सिंग एसोसिएशन और प्रेसिडेंट दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन। अपनी बात की बोलिए। अभी मैं आप लोगों को एक सिचुएशन बता देता हूँ। जो आज जो इंसिडेंट हुआ है, तो आज ये स्ट्राइक चल रही है। ये स्ट्राइक आज तो हम ये समझ लो कि बहुत बड़ी मजबूरी के अंदर एक जो मजबूरी हुई है कि हमारी ये जो आज हमें इस मंच पे आना पड़ा है, जो हमें इस रोड पे उतरना पड़ा, ये जो हादसा हुआ है ये आज कॉमन, ये आज की बात नहीं है, ये एक जीटीबी अस्पताल के अंदर एक कॉमन इशू है। प्रशासन को आज से नहीं, प्रशासन को हम सालों से बोलते आ रहे हैं। और रही बात सिक्योरिटी सिस्टम की, तो सिक्योरिटी सिस्टम तो मैं कम्प्लीटली बिल्कुल खुले रूप से बोलता हूँ कि पूरा जीटीबी का सिक्योरिटी सिस्टम पूरे तरीके से कोलैप्स है, पूरे तरीके से। सबसे बड़ा रीज़न क्या है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिस्टम है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए गए हैं, वो हमारी नज़रों में जहाँ तक समझते हैं कि इलिटरेट है। अगर लिटरेट भी हैं तो शायद उन लोगों को ब्रीफिंग नहीं की जाती कि उन लोगों को कैसे काम करना है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनको पेश आना है। यही चीज़ें अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में देखते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गार्ड को शायद उसी के आसपास की सैलरी मिलती होगी, पर प्राइवेट हॉस्पिटल में वही चीज़ें क्या है, उस गार्ड के लिए सारी चीज़ें सिखाई जाती है। वहाँ पे एक गार्ड सर करके बोलता है किसी भी पेशेंट के आने जाने वालों को। यहीं पे हमारे जो गार्ड जो रखे गए हैं वो बड़ी बदतमीजी से जो पेश आते हैं जनता के साथ, ये सच्चाई है। मैं कहता हूँ कि जो सबसे बड़ी लड़ाई डॉक्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ होती है कि उसमें सबसे बड़ा रोल यहाँ जो एट प्रेजेंट जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं वो सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि मैं दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, मैं दिल्ली गवर्नमेंट के सभी हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, मीटिंग्स में जाता हूँ। मुझे हर हॉस्पिटल की दशा का पता है कि कहाँ पे किस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है। मोस्टली क्या है, सभी जगह पे अस्पतालों के अंदर एक्स सर्विसमैन सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए गए हैं, क्योंकि उनका एक डिसिप्लिन होता है, वो एक सिस्टम से बात करते हैं, उनका एक तरीका है बात करने का। यहाँ पर एक लंबे टाइम से सुनने में आया, मुझे नहीं पता कि कितने साल से यहाँ पर इनको टेंडर मिल रहा है इस कंपनी को, पर सुनने में यही आता है कि लंबे टाइम से इसी कंपनी को बार-बार टेंडर मिल रहा है, चाहे इसके नाम से या अदर नेम से। पर अगर बार-बार एक ही कंपनी को बार-बार टेंडर मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें भी शंका होती है कि बार-बार एक ही कंपनी को टेंडर मिल रहा है, और टेंडर भी उस कंपनी को दिया जा रहा है कि जिसमें सारे इलिटरेट या मतलब इस तरह के जो गार्ड्स रखे गए हैं, कोई तो बड़ा बुजुर्ग है, कोई मतलब किसी की बॉडी स्ट्रक्चर सही नहीं है, मतलब जहां उनको जैसा मिला उन्होंने भर्ती कर लिया। मैं आपको एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बताता हूँ। 3 दिन पहले अभी जो CLR के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, अभी 3 दिन पहले, उसके अंदर 15 सिक्योरिटी गार्ड CLR के अंदर एक जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें पेशेंट के कम से कम 15 से 20 अटेंडेंट उसी गैलरी में। किसी गार्ड की हिम्मत नहीं है कि उन अटेंडेंट्स को बाहर निकाल दे। 15-20 गार्ड हैं इसी कंपनी के, और 15-20 लड़ने वाले जो डॉक्टर्स। और ये तो देखो, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये इंसिडेंट जो आज जो गन शॉट वाला हुआ है, ये तो डायरेक्ट पेशेंट के साथ हुआ है, पर जो वो इंसिडेंट था वो डायरेक्ट डॉक्टर्स पे और नर्सिंग स्टाफ पे और वर्कर्स पे था 3 दिन पहले। उसके अंदर यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, 15 से 20 गार्ड उस गैलरी के अंदर थे। उसके बाद वो उन लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, उनको मारने को हो रहे हैं। जहाँ पे डिलीवरी हो रही है, जहाँ पे क्या है पेशेंट न्यूड पोजीशन में होती है, वहाँ जाके वीडियो बना रहे हैं, और गार्ड किसी को रोक नहीं रहे। मैं खुद चाहता हूँ, मैंने क्या है वहाँ से हमारे 2 एनेस्थीसिया के डॉक्टर को मैं खुद निकाल के लाया हूँ अपनी हिम्मत करके कि भाई उनको उनके डिपार्टमेंट तक छोड़ के आया। तो ये सिस्टम पूरा कोलैप्स है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, गार्ड सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ एक सिक्योरिटी से यहाँ पे झगड़ा नहीं है। जो इस अस्पताल का झगड़ा सिक्योरिटी से नहीं है, बहुत सारे रीजंस है। आपको रीजंस मैं बता देता हूँ। इस अस्पताल के अंदर एक सबसे बड़ा दूसरा रीजन है वर्कर्स की शॉर्टेज, नर्सिंग ऑर्डरली की शॉर्टेज। एक नर्सिंग ऑर्डरली का बहुत बड़ा रोल होता है पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में, पेशेंट का इलाज कराने में, इधर से उधर ले जाने में। जहाँ पे एक हॉस्पिटल के अंदर हमें 300 से 400 नर्सिंग ऑर्डरली चाहिए, वहाँ पे हमारे 50% वर्कर्स हमारा काम कर रहे हैं, जिसके कारण पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के टाइम डिले होता है, जिसके कारण पेशेंट एक्सपायर कर जाता है किसी के कारण। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके कारण एक वर्कर को पेशेंट को शिफ्ट कराना होता है ठीक कराने के इलाज के लिए। तो वो चीज़ें उनकी क्या है, सारी सिस्टम एक वर्कर की कमी के कारण पेशेंट डिले होता है इलाज में, उसी के कारण पेशेंट कई बार मर भी सकता है। उसी के कारण फिर क्या होता है, जब पेशेंट की एक वर्कर की शॉर्टेज होती है, उसी के कारण फिर क्या अटेंडेंट झगड़ा करते हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक और बता देता हूँ, इस अस्पताल के अंदर, सिर्फ हमारे इस अस्पताल के अंदर वेटिंग एरिया नहीं है।
पेशेंट्स के अटेंडेंट के लिए। ये बहुत बड़ा एक सिस्टम कोलैप्स है जीटीबी सरकार का। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई अटेंडेंट आता है वो भी परेशान आता है, पर उस पेशेंट के अटेंडेंट के लिए भी वेटिंग एरिया होना चाहिए। नहीं वेटिंग एरिया होने के कारण वो पेशेंट क्या डॉक्टर के सामने खड़े रहते हैं या गैलरी में खड़े रहते हैं, किसी गेट के सामने खड़े रहते हैं। फिर क्या होता है, डॉक्टर इरिटेट होता है, सिक्योरिटी ना के बराबर काम करता है, फिर क्या होता है, झगड़ा होता है। सबसे बड़ा एक ये भी है किसकी है ये? टोटल प्रशासन की। नहीं, 7 से ज़्यादा संगठनों ने जो है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। क्या आपकी संयुक्त कोई समिति बन पाई है? अगला डिसीजन क्या होगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी या अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती, क्या डिसीजन है लास्ट में वो बता दीजिए। बिल्कुल मैं बता देता हूँ। देखो, डॉक्टर्स, नर्सिस या हमारा कोई भी हेल्थ एम्प्लॉइज, हमारा सबसे पहला मेन मोटिव है कि हम पेशेंट की अच्छे तरीके से केयर करें, पेशेंट की हम सुरक्षा करें, पेशेंट की हम अच्छे तरीके से इलाज करें। हम फुल डेडिकेशन के साथ कमिटमेंट करके अपनी सर्विसेज में आए हैं और आगे भी हम कमिटमेंट के साथ में पूरे डेडिकेशन के साथ करने के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं। पर जिस चीज़ की हमें कमियां महसूस हो रही है, हमारी इस वर्क प्लेस के अंदर जिस चीज़ों को लेकर हम अनसिक्योर हैं, हम जो हमारी असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम दुरुस्त चाहते हैं। जब तक हम सुरक्षा के दायरे में नहीं आते, जब तक हम सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते हैं, तो हमें नहीं लगता कि शायद हम पेशेंट की अच्छे से इलाज कर पाएँ। दूसरी बात, ये जो हमने आज जो स्ट्राइक का जो हमने डिसीजन लिया है, ये आज हमारा स्टार्टिंग डे है। अभी हमने किसी भी इमरजेंसी सर्विसेज को हमने स्टॉप नहीं किया है। हमने खुद डिसीजन लिया है, डॉक्टर्स ने, नर्सिस ने मिलके, कि अभी जितनी भी इमरजेंसी कैजुअलिटीज़ हैं डिपार्टमेंट्स को प्लस इमरजेंसी होगी, वो हमारी बराबर चलती रहेंगी। अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता है, हम एज पर रूल आज और कल जो भी हमारा एक शेड्यूल बनेगा, अगर हमारी प्रशासन बात नहीं सुनता है तो शायद प्रशासन ही हमें मजबूर करेगा पूरे अस्पताल को बंद करने के लिए। वो हमारा फिर आखिरी निर्णय होगा। तो इसके लिए आप और भी दूसरे अस्पतालों के साथ कोई बातचीत? बिल्कुल, ये भी बता देते हैं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ जीटीबी का मुद्दा है। अगर ये, क्योंकि जीटीबी का मुद्दा नहीं है, कल को दूसरे अस्पतालों के भी डॉक्टर्स, नर्सिस क्या ट्रांसफर होकर इधर भी आते हैं, कल को उनको भी पता है हमें ट्रांसफर होकर इधर आना पड़ सकता है, कल को वो भी अनसिक्योर हो सकते हैं। तो ये अगर हमारा अगर शुरुआत नहीं होता है तो शायद ये दिल्ली लेवल पर इसका विस्तार हो जाएगा। चलिए, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। प्राइवेट में भी जाना पड़ेगा।